प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का शिक्षण सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है और आज का प्रकरण है मुगल कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा, जिसका समय 1200 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक रहा है। आज हम इसी मुगल कालीन या मुसलमान कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते ही हैं कि सन 1992 ईस्वी से 1757 तक, कहने का मतलब लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों ने शासन किया और इन शासन करने वालों में एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश और इसके बाद में मुग़ल शासकों ने यहाँ शासन किया। इस तरीके से इस पूरे कालखंड को मुग़ल कालीन या मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस शिक्षा व्यवस्था की क्या विशेषताएं थीं, आइए उन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस शिक्षा में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थीं और इस शिक्षा व्यवस्था की जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे। मुग़ल कालीन शिक्षा के उद्देश्य या मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि अभी तक आपने अध्ययन किया कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी और बौद्ध कालीन शिक्षा थी, कुछ भिन्नताओं के साथ लगभग एक जैसी थी और चूँकि वो पूर्णतः भारतीय थी। अब ये जो मुग़ल कालीन शिक्षा है ये दूसरे धर्म की शिक्षा थी और ये लोग भारत में आक्रमण करके आए थे और बाहर के रहने वाले थे। तो देखिए, इन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए उसमें सबसे पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार, क्योंकि इस्लाम धर्म इस समय भारत में नवीन धर्म था। तो यहाँ की जो जनता थी वो भारतीय थी, लेकिन इन पर शासन करने वाले जो शासक थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और भारत में उस समय इस्लाम धर्म बहुत कम था। तो इन शासकों का सबसे मुख्य उद्देश्य शिक्षा को लेकर रहा वो था इस्लाम धर्म का प्रचार, किसी तरीके से किया जाए, इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। और जो मुस्लिम शासक थे वो अपने धर्म का विस्तार करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। उनका विश्वास था कि काफिरों से इस्लाम को अंगीकार करवाने वाला जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और उसको गाजी की उपाधि दी जाती है। काफिर आप समझ रहे होंगे, ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है। इस्लाम धर्म से अलग जितने भी धर्मावलंबी हैं वो इस्लाम के लोगों के लिए काफिर कहलाते हैं और इन काफिरों को किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना इनका उद्देश्य था और ये गाजी की उपाधि लिया करते थे। तो इसके लिए इन्होंने अपने विद्यालयों की स्थापना की और इस्लाम धर्म का प्रचार करवाया। अगला बिंदु है आपका इस्लामी संस्कृति का प्रचार, क्योंकि इनकी जो संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल ही भिन्न थी। इनकी संस्कृति में जो स्वर्ग और नर्क की कल्पना थी वो अलग थी। सारी चीज़ें मूलभूत रूप में इस्लामी जो संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति से लगभग बिल्कुल भिन्न थी। इसके लिए इन्होंने मस्जिदें, मकबरे और मकतब, मदरसे आदि स्थापित किए, जिनमें दीनी तालीम दी जाती थी और इस्लामी संस्कृति का प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था।
मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार। अगला उद्देश्य था, क्योंकि मुसलमान लोग कम शिक्षित होते थे या जिन लोगों ने भारत में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था वो मुसलमानी संस्कृति या इस्लामी संस्कृति से कम परिचित थे, अतः उन लोगों को इस्लामी संस्कृति का ज्ञान देने के लिए उन्होंने इस शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया। और अगला उद्देश्य था मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना। किस तरीके से मुस्लिमों की श्रेष्ठता की स्थापना की जाए, इसके लिए शिक्षा को मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य हिंदुओं को मुस्लिम सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित कर मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना था। इसके लिए कुछ शासकों ने कट्टरवाद का सहारा लिया, लेकिन अकबर ने अपनी शिक्षा नीति का निर्माण इसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किया था कि जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं वो और इस्लामी संस्कृति को मानने वाले एक साथ आएं और एक साथ इस धर्म को स्वीकार करें। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति मुगलकालीन शिक्षा का अगला उद्देश्य था कि संसार की जितनी भी भौतिकवादी चीज़ें हैं वो प्राप्त करना भी इनकी संस्कृति का और संस्कृति का मुख्य उद्देश्य था, और धार्मिकता का समावेश। इन्होंने शिक्षा में धर्म को प्रमुखता दी थी और शिक्षा को धर्म के आधार पर प्रदान किया जाता था। जब भारत में मुसलमानी राज्य था और उनका अस्तित्व सिद्धांत रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण उचित था, छात्रों में जीवन के महत्व और गौरव को परिचित कराने के लिए मुख्य रूप से धार्मिकता का समावेश किया गया था, और जिसके माध्यम से इस्लामी संस्कृति को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना और इस्लाम का प्रसार करना। तो ये मुख्य रूप से जो मुगलकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे वो मैंने नोट किए हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि इस मुगलकालीन या मध्यकालीन शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे बहुत सारी हैं, कुछ जो मुख्य हैं वो मैंने नोट किए हैं, आइए देखते हैं। इस शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थीं, उनमें पहली विशेषता है आपकी जो प्रवेश के समय जो संस्कार हुआ करता था, बिस्मिल्लाह खानी। एक खाली गलत प्रिंट हो गया, एक खानी होगा, बिस्मिल्लाह खानी। जिस तरीके से वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध काल में तवज्जा संस्कार होता था, वैसे ही मुसलमान कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह खानी या बिस्मिल्लाह संस्कार हुआ करता था। इस बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। इस रस्म की अदायगी तब होती थी जब बालक की उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाती थी। तो इस उम्र को प्राप्त करने के बाद बच्चे को मुल्ला या मौलवी, जो भी मदरसा या मकतब के मुखिया होते थे, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता था और बच्चे से कुछ कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी या दोहरवाई जाती थी। बालक को नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के सामने ले जाया जाता था और मौलवी साहब उसकी बिस्मिल्लाह करवाते थे। और बच्चा अगर कुरान की आयतें नहीं बोल पाता था किसी तरीके से, तो उस बच्चे उसे केवल बिस्मिल्लाह ही कहलवा दिया जाता था, या बिस्मिल्लाह रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इतना कहलवाना ही पर्याप्त होता था और बच्चे को मौलवी साहब के साथ भेज दिया जाता था, वो अपनी शिक्षा शुरू कर देता था। इस काल की जो शिक्षा संस्थाएं थीं वो कई तरीके से विभाजित थीं, क्योंकि जो मुगलकालीन शासक थे जब वो भारत में आए तो यहाँ संस्कृत स्कूल, पाली स्कूल, वैदिक
वैदिक शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा अपने चरम पे थी। दोनों ही बराबर तरीके से चल रही थी और बौद्धकालीन जो विश्वविद्यालय थे वो विश्वविख्यात थे। तो ऐसे में अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन लोगों ने भी अपने प्रयास किए और इनमें पहला जो इनका विद्यालय था वो मकतब के नाम से जाना जाता था। मकतब प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने का एक स्थान हुआ करता था। इस मकतब को प्रत्येक मस्जिद से जोड़ दिया जाता था और इस मकतब का मतलब होता था, जो मकतब शब्द है ये अरबी भाषा के कुतुब शब्द से लिया गया है। कुतुब का मतलब होता है लिखना। यहाँ जब बच्चा जाता था तो ये मकतब जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और किसी न किसी मस्जिद से संबंधित रहते थे। तो इन मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मकतब का एक शिक्षक वाली संस्था थी और इसमें जो शिक्षण कार्य था वो प्रातःकाल से मध्याह्न तक और फिर अपराह्न में हुआ करता था। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इन विद्यालयों में जो दूसरा प्रकार है वो है आपका मदरसा। मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और मदरसे का जो शब्द विन्यास है वो अरबी भाषा के दरस शब्द से किया गया है। दरस का मतलब होता है भाषण। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहाँ शिक्षण के लिए भाषण अथवा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था और सामान्यतः ये भी किसी न किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें विभिन्न शिक्षक विभिन्न विषयों की शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा का जो माध्यम था वो फारसी था और मदरसे आवासीय भी हुआ करते थे और यहाँ छात्रों को उनके दैनिक भोजन की व्यवस्था रहती थी और जो योग्य छात्र हुआ करते थे उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती थी। शिक्षकों के लिए भी मदरसों में निवास और भोजन का प्रबंध हुआ करता था। ठीक इसी के बाद अगला जो इनके विद्यालयों का प्रकार था वो खानकाह के रूप में था। जो खानकाहें थीं वो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इनका जो व्यय था, खर्च था, वो दान से चला करता। अगली जो प्रकार है वो दरगाह हैं। दरगाह भी खानकाह की तरह ही हुआ करते थे और प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इन खानकाह में केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा ग्रहण करते थे, अन्य किसी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला प्रकार कुरान स्कूल। ये ऐसे स्कूल थे जिनमें केवल कुरान मजीद की ही तालीम अता की जाती थी और ये सामान्यतः किसी न किसी मस्जिद से जुड़े होते थे और इन छात्रों को पहले अरबी लिपि पढ़ाई जाती थी और अरबी लिपि के बाद फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। यहाँ जो भी कंठस्थ कराया जाता था उसकी तिलावत कहने मतलब सस्वर पाठ भी करवाया जाता था और बच्चों को कुरान की पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक इसी तरीके से जो अगले प्रकार के स्कूल थे वो फारसी स्कूल के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि जैसा आपको विदित है कि मुस्लिम काल में जो इनकी राजभाषा थी वो फारसी थी और ये फारसी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती थी। तो फारसी भाषा पढ़ने के लिए अरबी लिपि की जानकारी आवश्यक थी, अतः कुरान स्कूल अलग थे और फारसी के स्कूल अलग थे। इन फारसी के स्कूलों में हिंदू मुसलमान सभी के लिए फारसी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होता था, क्योंकि मुसलमान काल में भी बहुत सारे पढ़े लिखे हिंदू थे। तो इन हिंदुओं को फारसी और अरबी सीखना अनिवार्य हुआ करता था,
इसलिए ये फारसी के स्कूल मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खुले थे। जो हिंदू राजपद प्राप्त करना चाहते थे या नौकरी में जाना चाहते थे, उन्हें फारसी स्कूलों में पढ़ने की छूट थी। इन स्कूलों में छात्रों को शाही और हाफिज के कार्यों एवं मुस्लिम संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती थी। और कुछ विद्यालय ऐसे थे जो कुरान और फारसी दोनों को एक साथ चलाते थे। तो अगला प्रकार है आपका कुरान और फारसी स्कूल। इन विद्यालयों में फारसी और कुरान स्कूलों की मिश्रित रूप थे और इन विद्यालयों में, इन स्कूलों में फारसी और कुरान दोनों की शिक्षा एक साथ दी जाया करती थी। इसी के साथ अगली जो विशेषता है वो है शिक्षण विधि। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस समय जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक और प्रत्यक्ष थी। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराने के लिए कलमा और कुरान की आयतें कंठस्थ करवानी पड़ती थी और तख्ते स्याह पर इन हरफाज को लिखा जाता था। और जो अरबी लिपि और फारसी लिपि है, ये देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा के बिल्कुल विपरीत दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, तो उसको लिखवा करके भी पढ़ाया जाता था। और मौलवी साहब नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब छात्र पिछला पाठ याद कर लेते थे और छात्रों को उच्च स्वर में बोल बोल कर रटाया जाता था। चाहे वो कुरान की आयतें हों, चाहे पहाड़े हों, जोर जोर से बोल के पढ़ाया जाता था। तो आगे अगली विशेषता देखते हैं कौन सी है। अगली विशेषता है आपकी उस्ताद तालिब रसूख, मीन्स छात्र और शिक्षक के संबंध। तो इस समय में मुस्लिम काल में प्राचीन काल के समान अध्यापक तथा छात्रों के जो संबंध थे वो घनिष्ठ थे और शिक्षकों को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। अध्यापक छात्रों में श्रद्धा पाकर पूजनीय के तौर पर ही रहते थे और छात्र जो गुरुओं के आदेश थे उनको शिरोधार्य करके रहते थे और अनुशासित और ब्रह्म बनकर रहते थे। और इन मदरसों में जो छात्रावास होते थे उन्हीं में छात्रों के साथ अध्यापक भी रहते थे। मुस्लिम काल में अंतिम वर्षों में जो अध्यापक थे वो छात्र के साथ अधिक घनिष्ठता बढ़ा लेते थे और ऐसा अक्सर देखने में आता है कि औरंगजेब भी अपने दरबार में जो अध्यापक थे शाह सालेह, उनका अपमान इसलिए कर देता था कि आप जो है छात्रों के साथ एक आदर्श रूप से अनुशासनहीनता न दृष्टिगोचर होने में। अगला है आपका इम्तिहान के तरीके। इस समय जो इम्तिहान था वो 3 तरीके से होता था। जो परीक्षा प्रणाली थी वो लिखित भी होती थी और मौखिक, दोनों तरीके से होती थी। लेकिन जो शिक्षा की समाप्ति थी उस समय ना प्रमाण पत्र को नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्हें अद्वितीय प्रतिभा दिखाने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया था। और जो उपाधियाँ थीं वो काबिल, आलिम और फाजिल, जैसा आप देख पा रहे हैं नाम से थी। और ये जो तीनों डिग्रियाँ थीं, जो काबिल की डिग्री है वो साहित्य के छात्रों के लिए थी और आलिम की जो डिग्री है वो धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र के लिए थी और जो फाजिल की उपाधि है वो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र के लिए थी। तो इस तरीके से 3 डिग्रियाँ प्रदान की जाती हैं। जो अगली विशेषता है वो है आपकी दंड और पुरस्कार। मुसलमान काल में जो दंड और पुरस्कार था वो दिया जाता था, क्योंकि अनुशासन जीवन का मुख्य अंग होता है। तो दैनिक पाठ तैयार न होने पर, झूठ बोलने पर या कोई अनैतिक आचरण करने पर, अनुशासन भंग करने पर बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था। और क्योंकि ये अलग धर्म था तो यहाँ जो दंड देने के नियम थे वो अलग थे। इसमें बच्चों को
बेंत मारना, कोड़े मारना, लात घूंसा थप्पड़ मारना, मुर्गा बनाना आदि जो दंड की विधाएं थी वो लागू थी। इस काल में जो चरित्रवान और योग्य छात्र हुआ करते थे उनको राजा और धनी लोग पुरस्कार भी दिया करते थे। और जो वजीफा की रस्म है वो यहीं से शुरू हुई है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनको वजीफा प्रदान किया जाता था। अगली जो आपकी विशेषता है वो है ख़वातीन की तालीम, मीन्स महिलाओं की शिक्षा। इस समय में जो महिलाएं थीं वो पर्दा प्रथा में रहती थीं और पर्दा प्रथा होने के कारण और अलग धर्म होने के कारण, अलग मान्यताएं होने के कारण जो महिलाओं की शिक्षा थी वो बहुत कम थी। कम आयु की बालिकाएं, छोटी बालिकाएं मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं और कर देती थीं, लेकिन उच्च शिक्षा की महिलाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल काल में जो नारी शिक्षा है वो बिल्कुल ही न्यूनतम स्तर पर थी। अगला है आपका व्यवसायिक शिक्षा। मुस्लिम काल में व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी और इस काल में जो ललित कला है, हस्तकला है, वास्तुकला है, इनका ज़्यादा प्रोत्साहन था। क्योंकि मुसलमान काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल का काम, हाथी दांत का काम और पच्चीकारी का काम, ये जो कला कौशल थे वो अपने चरम पे थे, वो उच्च कोटि के थे। इन कलाओं की शिक्षा देने के लिए जो औपचारिक संस्थाएं तो नहीं थीं, किंतु इन कलाओं में जो दक्ष कारीगर हुआ करते थे वो अपने छात्रगणों को इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया करते थे। और सैनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और निपुण योद्धाओं को घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध संचालन और अस्त्र शस्त्र चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाया करता था। छात्रावास की व्यवस्था, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा थी उसको देने के लिए जो शिक्षक हुआ करते थे वो भारतीय न होकर के ईरान, इराक के मौलवी या मुल्ला हुआ करते थे जो अरबी और फारसी पढ़े होते थे। तो जिस मदरसा या मकतब में शिक्षा दी जाती थी वहाँ जो मुख्य शिक्षक हुआ करता था वो इस्लाम का ज्ञाता होता था और उसको वेतन दे करके रखा जाता था शिक्षा कार्य करने के लिए। और वो इसीलिए उसको छात्रावासों में ही रहना पड़ता था छात्रों के साथ। और इन मदरसों में छात्रों को कलम, कागज़, तेल आदि चीज़ें निःशुल्क दी जाती थी। राज्य की ओर से मदरसों को बहुत बहुत बड़ी जागीरें भी मिली थी जिनसे लगान और कर वसूली अच्छे से ये मदरसे किया करते थे। इस समय मदरसों से और छात्रावासों का जो खर्च था वो जिस तरीके से वेदकालीन आश्रम और बौद्धकालीन मठों के समय चलता था उससे बिल्कुल अलग था। क्योंकि मुसलमान कालीन जो छात्रावास थे उनका जो जीवन था वो अधिक सुखदायक और सुविधा संपन्न था। अतः जो राजा हुआ करते थे या शासक हुआ करते थे वो इनको जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध किया करते थे। वित्त व्यवस्था, इस काल में जो वित्त व्यवस्था थी वो पूर्णतः जो पूर्ववर्ती शिक्षा व्यवस्थाएं थी उनसे बिल्कुल भिन्न थी। और इस समय में राजकीय और सहायता प्राप्त दोनों तरीके के जो विद्यालय थे, इसलिए इनमें आर्थिक अभाव की बहुत ही कम गुंजाइश रहती थी। और हम देखते हैं कि जो मुसलमान काल है इसमें हस्तलिखित पुस्तकों का चलन हो गया था और इनका जो व्यय हुआ करता था वो अलग हुआ करता था। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो प्राचीन हिंदू शिक्षा की जो धाराएं थीं उनको प्रभावित करने के लिए उनके अधिकांश केंद्रों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। अतः जो हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था थी उसको इन्होंने एक तरीके से गड़बड़ा दिया था। और जो मुसलमान शासक थे वो बहुत सारे ऐसे प्रयास किया करते थे जिससे कि भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जा सके
और शासकों के इस रोष के बाद भी भारतीय संस्कृति चलती रही और इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भी चलती रही। तो इस तरीके से जो वित्त व्यवस्था हुआ करती थी इन मदरसों की और मकतबों की, वो पूर्णतः राजस्व वसूली लगान जिस क्षेत्र को के इन मदरसों को सौंप दिया जाता था वहाँ से और शासन से हुआ करती थी। अगला है आपका साहित्य एवं इतिहास। इस समय का जो साहित्य है वो अरबी और फारसी को आगे बढ़ाने के लिए था। अन्य भाषाओं का भी काम होता था, लेकिन क्योंकि इस काल में जो नीति थी और दर्शन आदि थे वो उनको संरक्षण प्राप्त था, और जो आपके महाभारत और रामायण महाकाव्य हैं वो भी इसी समय में लिखे गए, और जो ये ग्रंथ थे इनका फारसी में अनुवाद भी किया गया। और इस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान थे उनमें जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख़ फिरोजशाही लिखी है, अबुल फजल का नाम सुना होगा, इन्होंने अकबरनामा लिखा था, और बदायूं में मुंतखब उल तवारीख, ये इतिहास के बहुत बड़े अच्छे जो है जानकार थे। तो इस तरीके से जो अरबी और फारसी साहित्य था उसका अच्छे से विकास हुआ था। अगला बिंदु है आपका निसाब या पाठ्यक्रम। इस समय में जो पाठ्यक्रम था वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था, और इस 2 भागों में पहली जो भाग था वो था आपका धार्मिक शिक्षा और दूसरा लौकिक शिक्षा। तो जो धार्मिक शिक्षा थी इसके अंतर्गत छात्रों को कुरान की आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी और उसका आलोचनात्मक अध्ययन भी करवाया जाता था। इसके अतिरिक्त उसे सूफी सिद्धांतों और इस्लामी इतिहास, कानून और परंपराओं का अध्ययन करना पड़ता था। इस्लाम को वो इस धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान शरीफ को कंठस्थ करवाया जाता था, पूरा कुरान शरीफ, और जो कुरान शरीफ याद कर लेता था उसको मौलवी की उपाधि दी जाती थी। और पाठ्यक्रम में दूसरा आपका लौकिक शिक्षा। इस लौकिक शिक्षा में जो वर्तमान समय में जैसे विषय हैं उसी तरीके से विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। तो फारसी भाषा का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, यूनानी चिकित्सा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इनसे करवाया जाता था। इसके अतिरिक्त इस लौकिक शिक्षा में संगीत का भी विशेष महत्व था और संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी, जिनमें आपके दिल्ली का घराना या दिल्ली का मदरसा जो था वो संगीत के लिए प्रसिद्ध था। इसी तरीके से सियालकोट का जो मदरसा था वो गणित के लिए प्रसिद्ध था, और जो रामपुर का मदरसा था वो ज्योतिष और अर्थशास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से जो पाठ्यक्रम था वो 2 भागों में बटा था और दीनी तालीम और लौकिक तालीम दी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी जो मुसलमानी शिक्षा है वो लौकिक रूप में कम और धार्मिक रूप में ज़्यादा दी जाती है। आपने देखा होगा प्रत्येक मस्जिद में एक मकतब होता है और उस मकतब में या मदरसे में शिक्षा प्रदान की जाती है, दीनी तालीम भी और आपकी दुनियावी तालीम, दोनों तरीके। तो इस तरीके से आज आपका ये सत्र ही समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले सत्र में आगे मिलते हैं।